हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टमक के बारे में। स्टमक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो या कोई नर्सिंग एग्ज़ाम हो। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में स्टमक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि कोई भी अगर हम एनाटॉमी की बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल लिखी होती है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ पढ़ी जाए और कौन सी चीज़ छोड़ी जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको उतना ही बताऊँगा वीडियो में जितना आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत है। भले ही आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टमक। सबसे पहले बात करते हैं स्टमक के इंट्रोडक्शन की। तो एग्ज़ाम्स में हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसा पैटर्न हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही एग्ज़ाम्स में लिखना है। स्टमक। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? तो सबसे पहली बात, जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे पॉइंट्स डालना होते हैं जिससे कि एग्ज़ामिनर हमारा खुश हो जाए वो पॉइंट्स देखकर, यानी कि इम्प्रेस हो जाए और फिर अच्छे तरीके से हमारी कॉपी चेक करे। तो हम शुरू में थोड़ी सही राइटिंग यूज़ करेंगे और पॉइंट्स भी अच्छे यूज़ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात तो सभी लोग जानते हैं मतलब स्टमक के बारे में, लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव लाइन लिखना ज़रूरी होती है। तो स्टमक जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई भी आंसर लिखें तो पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो इंट्रोडक्शन में हम इसके पॉइंट्स लिख रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात, ऑल्सो नोन एज गैस्टर। इसे हम गैस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसी शब्द से हमारा गैस्ट्राइटिस बना है, जो कि इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक में। तो ये भी पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, ज़रूरी है, मतलब अच्छा लगता है। और इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ फूड। सभी लोग जानते हैं स्टमक में जो है फूड का फूड जो है रिजर्वेशन होता है, मतलब फूड इकट्ठा होता है जाकर, और डाइजेशन भी होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है। इंट्रोडक्शन में इतने 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं। आप चाहे तो एक आध पॉइंट और बढ़ा भी सकते हैं, वैसे ये नॉर्मल है, 4 पॉइंट ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको लिखना है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं लोकेशन पर, यानी कि स्टमक बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो स्टमक की लोकेशन होती है तुम्हारी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन एंड सम पार्ट ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, ये तीनों जगहों में स्टमक जो है फैला हुआ होता है अपना पेट के अंदर। ठीक है। उसके बाद लोकेशन हो गई इसकी। अच्छा, यहाँ पर आप एक लाइन और डाल सकते हैं कि ये एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, एब्डोमेन। हाँ, लोकेशन हो गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसकी शेप कैसी होती है। तो इसकी शेप मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये जे शेप्ड होता है। जैसे कि हमारा जे लेटर होता है, वैसे इसकी शेप होती है। ठीक है। अ, उसके बाद जो है बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है कि इसकी शेप कैसी होगी। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा है, तो हो सकता है उसकी शेप हॉरिजॉन्टल भी हो जाए स्टमक की, क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत होगा, उसका स्पेस बहुत होगा उसकी बॉडी के अंदर, तो शेप उसकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ में जो है हमें 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है हमारा,
न्यू बॉर्न यानी कि बर्थ के टाइम पर ये 30 ml होता है सिर्फ। उसके बाद में जो हम यंग होते हैं यानी कि प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज में इसका साइज़ होता है लगभग 1 लीटर। उसके बाद में जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब इसका साइज हो जाता है लगभग 2 लीटर। ये 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं साइज़ में। अब हम लोग बता चुके हैं कि साइज़ जो है कितना होता है स्टमक का। उसके बाद अब ये चीज़ें काफ़ी हैं, इतना मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए, मतलब किसी भी एग्जामिनर को खुश करने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सटर्नल फीचर्स पर, यानी कि कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं स्टमक के। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, बस की पॉइंट्स लिखना है। की पॉइंट्स यानी कि वो चीज़ें जिसे एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है कि क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ तुमने लिखी है या नहीं लिखी है। तो इसमें तुम लोगों के मतलब दो ओरिफाइस होते हैं। ओरिफाइस का मतलब होता है छेद। तो यहाँ पर दो ओरिफाइस कैसे हो गए, एक तो कार्डियक ओरिफाइस, कार्डियक ओरिफाइस। कार्डियक ओरिफाइस को तुम लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। कार्डियक ओरिफाइस का मतलब है जो कि स्टमक का कार्डियक पार्ट होता है, वहाँ पर ईसोफेगस आकर जब मिलता है तो उस छेद को उसको कहते हैं कार्डियक ओरिफाइस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है तुम लोगों का अच्छा, इसमें आप चाहें तो इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं। मतलब ये जो है किस जगह पर लोकेटेड होता है कार्डियक ओरिफाइस, तो आप बता सकते हैं कि सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज, ये इसकी लोकेशन होती है। आप चाहें तो बता सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं बता रहे हैं तो। सेकंड आपका जो हो गया पाइलोरिक ओरिफाइस। पाइलोरिक ओरिफाइस नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टमक का, उसकी बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर जो ओरिफाइस यानी कि ये ड्यूडेनम में जाकर जब खुलता है तो वो ऑब्वियसली छेद है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया पाइलोरिक ओरिफाइस। उसके बाद बात करते हैं इसकी कर्वेचर की, यानी कि स्टमक में कितने कर्वेचर होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके जो है जनरल फीचर्स में आती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कर्वेचर्स की। तो स्टमक में दो कर्वेचर होते हैं, एक होता है तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर, नाम से समझ में आ रहा है ये बड़ा है। और दूसरा होता है तुम्हारा लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। जैसे कि अगर ये शेप है स्टमक की, ये, तो नाम से समझ में आ रहा है ये कर्वेचर तुम्हारा बड़ा हो गया मतलब ग्रेटर कर्वेचर, और ये छोटा हो गया मतलब लेसर कर्वेचर। आप चाहे तो इसके बारे में दो दो लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल नहीं मांगा जाता है। उसके बाद हाँ, आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं कि जो ग्रेटर कर्वेचर है वो 5 टाइम्स होता है लेसर कर्वेचर के, मतलब ये 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है लेसर कर्वेचर से। उसके बाद बात करते हैं सरफेस की। ये सारे पॉइंट्स इसके जो है एक्सटर्नल फीचर्स के हैं। सरफेस, इसमें दो सरफेस होती हैं। एक सरफेस जो है एंटीरियर जो सामने होती है, पोस्टीरियर जो पीछे होती है, जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स की, इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो नॉर्मली जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हैं, लेकिन 4 पार्ट नॉर्मली इसके होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है कार्डियक, दूसरा पार्ट तुम्हारा फंडस, थर्ड पार्ट बॉडी या फिर कॉर्पस, फोर्थ पार्ट तुम्हारा पाइलोरस। अब ये पाइलोरस दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को कहते हैं एंट्रम और दूसरे पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। और जो स्ट्रक्चर इन्हें डिवाइड करता है उसे कहते हैं इंटरमीडियस सल्कस, इंटरमीडियस सल्कस। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ। अगर सपोज ये हम लोग का स्टमक है, ठीक है, तो जहाँ पर ईसोफेगस खुल रहा है, अगर ये तुम्हारा हो गया कार्डियक पार्ट, और ये ऊपर का ये थोड़ा ऐसे होता है गलत बना, ये तुम्हारा हो गया फंडस पार्ट जहाँ पर गैस रहती है हमारी। ठीक है, ये हो गया बॉडी पार्ट, और ये तुम्हारा पाइलोरिक एंट्रम, और ये कैनाल, यहाँ पर इंटरमीडिएट सल्कस होती है। ठीक है, तो ये पार्ट्स तुम्हारे हो गए कंप्लीट स्टमक के। अब उसके बाद जो है आप इन सारे पार्ट्स के बारे में दो दो लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और करना भी पड़ेगा क्योंकि ये मतलब जो है पार्ट की बात हो रही है स्टमक के,
तो इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इनके एक्सप्लेनेशन में आप ये डाल सकते हैं कि कार्डियक पार्ट वह होता है स्टमक का जहाँ पर जो है ईसोफेगस आकर ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद फंडस पार्ट अपना वो होता है जो कार्डियक की लाइनिंग से ऊपर होता है, ठीक है, राइट साइड में, जो कार्डियक के राइट साइड में जहाँ पर नॉर्मली गैस रहती है, जिसे फंडिक गैस कहते हैं। और बीच में जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं अपन लोग बॉडी या फिर कॉर्पस। उसके नीचे जो पार्ट होता है पाइलोरस, पाइलोरस के दो सब डिवीज़न होते हैं, एक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल, जिसे इंटरमीडिएट सल्कस जो है डिवाइड कर देती है। तो इस तरीके से आप जो है अपने एग्ज़ाम में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तीन तीन या फिर चार चार लाइन लिखने के बाद में। तो अब बात करते हैं स्टमक के रिलेशंस की। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में लिखना पड़ता है। तो इसमें दो तरीके के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो है इसका होता है पेरिटोनियल रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशन। नंबर दो जो होता है विसरल रिलेशन। राइटिंग बहुत गंदी है, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, या बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ साथ ही साथ। तो पेरिटोनियल रिलेशन में पेरिटोनियम का जो रिलेशन होता है, मतलब कहाँ कहाँ पेरिटोनियम स्टमक के साथ अटैच होती है, वो हम बताएंगे। और विसरल का मतलब होता है ऑर्गन, मतलब स्टमक से कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ अटैच होते हैं वो हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम जो है इसके कर्वेचर से अटैच होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टमक है तो जो पेरिटोनियम लेसर कर्वेचर से तुम्हारी एक अटैच होती है, ठीक है। इसका नाम होता है लेसर ओमेंटम, जैसा कर्वेचर वैसा नाम। एक अटैच होती है तुम्हारी ग्रेटर कर्वेचर से, तो इससे नाम दे दिया है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। और इसी पेरिटोनियम से जो है एक लिगामेंट बनता है, जिसे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट कहते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये पेरिटोनियम जो है हमारे एब्डोमेन में पाई जाती है, और जो है बहुत सारे लिगामेंट्स ये बनाती है, बॉडी में बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है। उसके बाद बात करते हैं अपन विसरल रिलेशन की। तो विसरल रिलेशन में कौन कौन से इससे ऑर्गन्स अटैच होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो है तुम्हारा डायफ्राम पे बैठा हुआ होता है स्टमक जो है अपन। तो डायफ्राम ही इसका इन्फीरियर अगर रिलेशन देखें तो डायफ्राम है। और लेफ्ट साइड में बात करें तो लेफ्ट किडनी से अटैच होता है तुम्हारा। और लेफ्ट सुप्रा रेनल ग्लैंड ऑब्वियसली उसके ऊपर होती है। और इसके राइट बात करें तो पैंक्रियाज की टेल इसे टच करती होती है। और इन्फीरियर बात करें तो ट्रांसवर्स मीजोकोलन भी इसे टच करती है। और स्प्लेनिक आर्टरी भी होती है। और इन सारी चीज़ों को मिला के स्टमक बेड भी कहते हैं। तो अलग से अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टमक बेड क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के आप लोगों को नाम लिखना पड़ेंगे। और यही हमारे विसरल रिलेशन में भी यही सारे नाम आएंगे। कौन कौन से? डायफ्राम जो कि नीचे इन्फीरियरली होता है, और आपकी लेफ्ट किडनी जो कि लेफ्ट साइड में होती है, ऑब्वियसली उसके ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड भी जो है लेफ्ट साइड में ही होगी। और क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज जो आपका राइट साइड में होगा। ट्रांसवर्स मीजोकोलन आपकी जो है इन्फीरियरली होगी। और स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टमक बेड में आती हैं और यही विसरल रिलेशन में हमें लिखना पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्टमक की ब्लड सप्लाई के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो एग्जामिनर आपके बहुत सारे मार्क्स काटेगा, क्योंकि ये की पॉइंट है स्टमक का। इसे ही जो है एग्जामिनर ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ बच्चे ने ये चीज़ लिखी है और हम उसे नंबर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, याद रखें। तो ब्लड सप्लाई, तो स्टमक की ब्लड सप्लाई अलग से भी पूछ ली जाती है 5 नंबर में शॉर्ट में, कि स्टमक की ब्लड सप्लाई को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करिए विद डायग्राम। तो डायग्राम भी होता है इसका। तो अगर आप लॉन्ग में लिख रहे हैं तो भी इसका डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है। बिना डायग्राम के आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसकी जो है मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल ये अपन लोग का स्टमक हो गया। तो यहाँ पर होती है हमारी सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक जो है उसकी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो इधर जाती है। उसके बाद दूसरी स्प्लेनिक आर्टरी जो कि स्प्लीन की तरफ जाती है, इसलिए नाम से हमें समझ में आ रहा है ये स्प्लेनिक आर्टरी यानी कि स्प्लीन की तरफ जा रही है। उसके बाद तीसरी कॉमन हेपेटिक आर्टरी।
कॉमन हेपेटिक आर्टरी नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि इसकी कोई ना कोई ब्रांच तो हेपेटिक यानी कि लीवर की तरफ जा रही है, इसलिए नाम के इसमें हेपेटिक है। और बाकी की जो है नीचे की तरफ जा रही है, स्टमक को भी सप्लाई कर रही है। तो यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, ये, जिसे कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, ठीक है। और ये तुम्हारी थी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी हो गया। अब यहाँ से जो है एक ब्रांच निकलती स्प्लेनिक से, ऊपर के लिए जाती बहुत सारी, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये बहुत सारी होती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। और एक ब्रांच जाती है लंबी नीचे की तरफ ग्रेटर कर्वेचर को जो सप्लाई करती है, जिसका नाम होता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। तो ये तुम्हारी यहाँ पर एनास्टोमोसिस करती है। एनास्टोमोसिस का मतलब है मिल रही हैं आपस में, जुड़ रही हैं जो है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की इसकी एंड आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है इधर से, तो इधर से ये इसको कंपनसेट कर देगी, इसीलिए एनास्टोमोसिस होता है। ज़्यादातर केसेस में ब्लड सप्लाई में एनास्टोमोसिस होता है, ताकि अगर एक तरफ से ब्लड नहीं पहुँच रहा तो दूसरी तरफ से पहुँच जाए, कंपनसेट करने के लिए। तो आप इस डायग्राम से समझा सकते हैं, पॉइंट्स वाइज लिख भी सकते हैं इनके सारे आर्टरीज के नाम, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। तो ये सारे नाम आपको स्पेसिफिक अलग लिखना होंगे, प्लस इनको दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी करना होगा। अब जैसे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लिखा, तो ये भी बताना होगा कि ये निकल कहाँ से रही है, यानी कि स्प्लेनिक आर्टरी से निकल रही हैं और किस जगह को सप्लाई कर रही हैं। इसमें साफ दिख रहा है, ये तुम्हारा जो कार्डियक वाला पार्ट है, ऊपर की तरफ ग्रेटर कर्वेचर को जो है सप्लाई कर रही है। वहीं पर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक तुम्हारी ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक भी ग्रेटर सब कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है तुम्हारी लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। और यहीं से एक आर्टरी और निकलती है, जिसे कहते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये भी तुम्हारे लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इनको आपको नाम लिखना है, सबको दो 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 तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन करना है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और जो है कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है। ये लेसर कर्वेचर, लेसर, ये ग्रेटर, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई के बाद तुम्हारा ये तो हो गया आर्टेरियल सप्लाई। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद रखें, ब्लड सप्लाई अगर पूछा गया तो आपको उसमें आर्टरी प्लस वेन दोनों का लिखना होगा। अगर सिर्फ आर्टरी का पूछा तभी आर्टरी का लिखें, वेन का पूछा तो वेन का लिखें, लेकिन ब्लड सप्लाई पूछा तो दोनों का लिखना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था आर्टेरियल सप्लाई, यानी कि आर्टरी से ब्लड कैसे पहुंच रहा है स्टमक में। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो भी आर्टरी का नाम होता है उसी के जैसे वेन का नाम होता है, बिल्कुल वैसे ही या फिर थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो ये सारी फॉर एग्जांपल ये हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, तो यहाँ से जो वेन निकलेगी वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन निकलेगी। ऐसी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी तो राइट गैस्ट्रिक वेन निकलेगी। तो ऐसे ही इनके नाम के हिसाब से वहाँ से वेन जो है ओरिजिनेट होंगी, और वो सारी की सारी वेन्स से जो है आपका ब्लड जो है वो कौन सी वेन में चला जाएगा, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन पूरी गट से अपना जो है ब्लड सप्लाई को रिसीव करती है और लीवर में ले जाकर दे देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली कहाँ पहुँचती हैं, लीवर में। ये सारी की सारी वेन्स जो अपनी बनी इनके नाम के अकॉर्डिंग, वो कहाँ जाके जो है एंटर करा उन्होंने, पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन लेगी अपनी लीवर में, ठीक है। तो वेनस ड्रेनेज इनके हिसाब से आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज ये भी लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक का लिम्फ कई जगह जो है ड्रेन होता है। डायग्राम मस्ट है, आप जो है हर हेडिंग में एक डायग्राम डाल सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और अच्छे मार्क्स आपको दे दे। तो इस वाले एरिया का जो है एरिया ए बोलते थे, और एरिया बी, एरिया सी और एरिया डी।
तो इस वाले एरिया का जो है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है पैंक्रिएटिको स्प्लेनिक नोड्स, पैंक्रिएटिको स्प्लेनिक नोड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इसका ही जो है ड्रेनेज नहीं होता, बल्कि पैंक्रियाज और स्प्लीन का भी इस नोड होती है यहाँ पर, मतलब पैंक्रियाज और स्प्लीन का भी ड्रेनेज यहीं पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इस वाले एरिया का जो है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स। जैसे अब देखो, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आर्टरी होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, तो नोड्स जो है हमारी लिम्फेटिक की वो भी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स बन गई। कितना ईजी है याद करना, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट का जो है लिम्फेटिक, ये जा रहा है सब पाइलोरिक नोड्स में, सब पाइलोरिक नोड्स में, ठीक है। बहुत इजी है, सब मतलब नीचे होता है, पाइलोरिक मतलब पाइलोरिक, तो पाइलोरिक के नीचे नोड्स में। और ये वाली तुम्हारी यहाँ पर कौन सी आर्टरी थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी। इसका मतलब यहाँ पर जो है नोड्स होंगी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। कितना इजी है नाम याद करना लिम्फेटिक ड्रेनेज का। तो इस तरीके से आप इसके नाम याद रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है अपन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई स्टमक में पैरासिम्पैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों होती हैं, ठीक है। तो अपन लोग को बताना है कि कहाँ से होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक की। सिंपैथेटिक जो है अपनी थोरैसिक, जो थोरैसिक सिगमेंट्स, यानी कि थोरैसिक जो नर्व्स होती है वहाँ से 6 to 10, मतलब 6 7 8 9 10, 6 to 10 थोरासिक नर्व्स आप लिख सकते हैं। यहीं से जो है इसका नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक की। और वहीं पर बात करें, सॉरी सॉरी, ये सिंपैथेटिक है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ये है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई तुम्हारी होती है वेगस से। वेगस एक बहुत बड़ी नर्व होती है जो कि ज़्यादातर ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, मतलब ज़्यादातर ऑर्गन्स तक पहुंचती है गट में, पूरी इंटेस्टाइन में और लीवर वगैरह में जो है वेगस नर्व ही पहुंचती है, ठीक है। तो सिंपली आप वेगस नाम लिख सकते हैं, वेगस नर्व। और थोरैसिक सेगमेंट 6 to 10, ये नाम आप जो है सिंपैथेटिक में लिख सकते हैं। तो नर्व सप्लाई भी हो गई। उसके बाद जो है अब इसके यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मतलब अंदर से कैसा होता है स्टमक, ठीक है। अंदर से जब हम इसका डाइसेक्ट करके देखेंगे तब हमें क्या क्या मिलेगा, किस टाइप की सेल्स वगैरह मिलेंगी, वो चीज़ देख लेते हैं। तो 12th क्लास में अपन लोग पढ़ के आए ही हैं कि मतलब सबसे अंदर जो होती है अपनी मुकोसा होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगी, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा लाइन बनाकर, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ लाइन बाय लाइन लिख कर नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना होगा। ये आपको खुद सोचना है कि आप किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है अपने एग्जाम में। तो सबसे अंदर जो है अपनी मुकोसा होती है। और मुकोसा यानी कि, जब हमारा खाली पेट होता है, स्टमक में फूड नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं इस तरीके से। सोचिए कोई भी चीज़ जब खाली होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर फोल्ड्स बन ही जाएंगे, और जब वो चीज़ भर जाएगी तो ये फोल्ड स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन फोल्ड्स को कहते हैं रुगाई। और इन्हीं में जो है रुगाई में ही जो है अपने गैस्ट्रिक पिट्स ओपन होते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स नाम से समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, पिट्स मतलब गड्ढे। तो गैस्ट्रिक पिट्स इनमें ओपन होते हैं, और गैस्ट्रिक पिट्स में जो है अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, तो उनका सिक्रेशन गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू होकर स्टमक में निकल रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अपनी दूसरी लेयर जो होती है सब मुकोसा, सब मुकोसा। तो ये भी अपन लोग इंटर में पढ़ के आए हैं कि सब मुकोसा जो है अपनी कनेक्टिव टिश्यूज से और आर्टरीज नर्व वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो लिख सकते हैं आप आर्टरी, नर्व, टिश्यू वगैरह, ये चीज़ आप जो है अपने आप लिख सकते हैं। मैं अगर स्पेलिंग मैं लिखूंगा तो स्पेलिंग ही बताऊंगा, बाकी आपको मैं बता तो रहा ही हूँ की पॉइंट्स के आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर जो अपनी होती है वो होती है मस्कुलर। अब मस्कुलर में अपनी 3 लेयर होती हैं। सबसे जो है सुपरफिशियल यानी कि सबसे बाहर जो होती है वो अपनी होती है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स।
मतलब मसल्स के ही 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं, उनके नाम हमें बताना है। सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडिनल, और बीच में आपकी जो है सर्कुलर फाइबर होते हैं, सर्कुलर फाइबर, और सबसे अंदर अपने होते हैं ऑब्लिक फाइबर। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लाइन में बताना होगा कि इनर मोस्ट आर द ऑब्लिक फाइबर्स एंड इंटरमीडिएट आर द सर्कुलर फाइबर्स और मसल कोट। ठीक है, आप इस तरीके से जब लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी आपको मैं ये नाम जो है मेन मेन वो आपको बता रहा हूँ। तो और सबसे बाहर का जो होता है वो सेरस कोट होता है या सेरस लेयर होती है, जो कि अपनी बनी होती है पेरिटोनियम से। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस में आप सबको पता ही है कि मतलब क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टमक के। रिजर्वायर ऑफ फूड होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन होता है इसका, प्रोटीन का बेसिकली यहाँ पर डाइजेशन होता है। ठीक है, मिक्सर ऑफ फूड होता है, यहाँ पर मिक्सिंग होती है फूड की, HCl वगैरह और जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन होता है उन सारी चीज़ों से यहाँ पर मिक्सिंग होती है। ठीक है, और कुछ सब्सटेंस का यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे कि वाटर, एल्कोहल, और जो कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जिनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको इसके फंक्शन में जो है लिखना पड़ेगी। उसके बाद आप फंक्शन में एक दो पॉइंट्स और डाल सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्टले यहाँ पर सीक्रेट होता है, और बाकी फंक्शंस तो बेसिकली सबको पता ही होते हैं कि एंजाइम्स निकलते हैं वो फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपको हो गया स्टमक कंप्लीट। इतना अगर आप लिखेंगे, जो जो मैंने की पॉइंट्स बताए, अगर आप लाइन बाय लाइन सेंटेंस बनाकर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। इसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा क्लिनिकल एनाटॉमी। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान डॉक्टर बन रहा है तो भाई क्यों बन रहा है, क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे इम्पोर्टेंट। वो पेशेंट्स को जो है ठीक ही तो करेगा ना, तभी तो ठीक करेगा जब उसे पता होगा क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब है कि स्टमक से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहली बात तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी डिजीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है जो बुक में आप वही लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो आपको पता है वो लिख सकते हैं। देखिए, पेन जब होता है अपना स्टमक में, तो वो कौन से एरिया में जाता है, गैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम जो रीजन होता है एब्डोमेन का, 9 रीजन में एक रीजन है ये, वहाँ पर इसका पेन जो हमें फेल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी ही है। मतलब पेन अगर कोई पूछ ले कहाँ होता है स्टमक का, तो एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है। ठीक है, और एक पॉइंट है आपका पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब कहीं भी हो सकते हैं अल्सर, और जब वो यहाँ पर हैं, और ये अल्सर अपने जो है ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर हो ही जाते हैं, माउथ में भी हो जाते हैं बहुत लोगों के। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं वहाँ पर। और गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्टर, गैस्टर यानी कि अपने स्टमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्र का मतलब स्टमक, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। नाम से समझ में आ रहा है स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, ये भी क्लिनिकल एनाटॉमी का ही पार्ट है। उसके बाद आप लिख सकते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब स्टमक का कैंसर हुआ है किसी को, और ये ज़्यादातर जो है ग्रेटर कर्वेचर पर होता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अगर तीन तीन लाइन में या दो दो लाइन में भी एक्सप्लेन कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो ये दिखने में बहुत इंप्रेसिव लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो है क्लिनिकल भी बच्चा एक्टिव है, इसे क्लिनिकल अच्छा खासा आता है, और ये आएगा तभी आप किसी की डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स होते हैं एक स्टमक में जो कि लिखना ज़रूरी होते हैं अगर आप एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं। भले ही आपका क्वेश्चन अगर 15 नंबर में, 10 नंबर में या 20 नंबर में आता, तो आपको ये क्वेश्चंस लिखना पड़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आता तो आपको उसके अकॉर्डिंग मटेरियल अपना शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन लोगों को एनाटॉमी पढ़ना है उनके साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।